मुलाकात हुई और मैंने उन्हें इनवाइट किया। मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े डोलू हैं। शुए ये का माथा ठनका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुए चिंगहे ने इतने बड़े बंदे को कैसे पटा लिया। ऐसा बंदा पैसों या पद से नहीं बिकता। अगर इतना आसान होता तो तियांदो साम्राज्य के पास सिर्फ सबसे कमजोर डोलू डुकुबो ही क्यों होता। शुए ये ने पहले ही सब पता करवा लिया था, यहाँ तक कि डुकुबो द्वारा तुम्हें दिए गए बंगले की खबर भी उसके पास थी। डुकुबो चौथे राजकुमार के करीब था तो वो शुए चिंगहे की मदद तो नहीं करेगा। यानी ये पूरी तरह से शुए चिंगहे की अपनी किस्मत थी। मेरी आज्ञा सुनो। प्रिंस पैलेस के गेस्ट जोंगली सर को 10 लाख गोल्ड कॉइन्स और 10 बक्से भरकर कीमती जवाहरात इनाम में दिए जाएं। बोलते बोलते शुए ये अचानक रुका। वैसे चिंगहे, क्या इन सर को लड़कियां पसंद हैं? शुए चिंगहे की भौहें तन गईं। मुझे क्या पता। वो ना कहने ही वाला था कि उसे पैमन की बातें याद आ गईं। पिताजी, मुझे पता चला है कि जोंगली सर को पुरानी चीजें, पेंटिंग्स, चाय पीना और संगीत सुनना पसंद है। फ्री टाइम में वो शहर में टहलना पसंद करते हैं। सच कहें तो जब शुए चिंगहे को यह पता चला था तो उसे भी लगा था कि तुम आवारा हो। कौन सा महान डोलू दिन रात चाय पीता है और सड़कों पर टहलता है? स्पिरिट हॉल के बड़े बड़े बुजुर्ग तो सालों साल गुफाओं में तपस्या करते हैं। शुए ये भी सन्न रह गया। रिपोर्ट में भी यही लिखा है। पर ठीक है, अगर पुरानी नायाब चीजें पसंद हैं तो काम आसान है। तियांदो साम्राज्य के खजाने में हजारों साल पुरानी नायाब चीजें पड़ी थीं। उसमें सबसे कीमती चीज थी हैनहाई कियानकुन शील्ड, जिसे निंग फेंगजी ने कई बार मांगा था पर सम्राट ने देने से मना कर दिया था। साधारण चीजों से ऐसा बंदा नहीं रुकेगा। चिंगहे, बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। शुए ये ने गंभीरता से कहा। मेरी आज्ञा है, हमारा राष्ट्रीय खजाना हैनहाई कियानकुन शील्ड जोंगली सर को भेंट किया जाए। शुए चिंगहे चौंक गया। वो खजाना जो निंग फेंगजी को नहीं मिला, वो सम्राट तुम्हें ऐसे ही दे रहा था। ट्विन स्पिरिट्स और 10 लाख साल की रिंग। इस बंदे के लिए यह खजाना कुछ भी नहीं है। शुए ये ने उसे देखा। चिंगहे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जी पिताजी। शुए चिंगहे ने सिर झुकाया पर उसके मन में तूफान चल रहा था। शुए ये उसे राजनीति सिखा रहा था पर उसे क्या पता कि यह शुए चिंगहे नहीं, स्पिरिट हॉल की छियान रेन शुए है। अगर शुए ये ने तुम्हें अपनी तरफ पूरी तरह खींच लिया तो स्पिरिट हॉल खतरे में पड़ जाएगा। गनीमत है कि मैं प्रिंस बनकर इसके सबसे करीब हूँ। शुए ये, तूने सब सोचा पर ये नहीं सोचा कि मैं तेरी सगी औलाद ही नहीं हूँ। छियान रेन शुए के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। चाहे जो हो जाए, मैं जोंगली को अपनी तरफ करके ही रहूंगी। उसी वक्त तियांदो शहर के स्पिरिट हॉल के हेडक्वार्टर में प्लैटिनम बिशप सालास का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। उसे शहर के गेट वाली घटना का पता चले घंटों हो चुके थे और वो रिपोर्ट देखकर घंटों से सन्न बैठा था। ये तो स्पिरिट हॉल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसने अपने दूसरे स्पिरिट को भी रिंग्स दे दी तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सालास टेंशन में था। एक टाइटल डोलू को मारना आसान नहीं होता। अगर हमने अपने 3-4 डोलू भेजे और वो भी हार गए तो? तांग हाओ वाला कांड याद है ना? तभी सालास की आंखों में चमक आई। अरे, मैं ये कैसे भूल गया। मुझे तो छियान रेनशुए की असली पहचान पता है। अगर ये जोंगली प्रिंस पैलेस का गेस्ट है तो इसका मतलब ये सीधा हमारी मैडम का ही बंदा हुआ ना? सालास की सारी टेंशन दूर हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धत तेरे की, मैं फालतू में डर रहा था। ये तो अपना ही आदमी निकला। क्या मुझे जाकर मैडम से मिलना चाहिए? अगर अनजान बनने का नाटक किया तो शक हो जाएगा। बेहतर है कि चला ही जाऊं। नाटक खत्म होने के बाद तुम पैमन को लेकर तियांदो शहर में अपने बंगले पर लौट आए। भले ही तुम्हारे पास प्रिंस पैलेस के खास मेहमान का टैग था पर तुमने शुए चिंगहे के साथ एक ही हवेली में रहने का ऑफर बड़े प्यार से ठुकरा दिया था। तुम अकेले ही इस बंगले में रहने लगे जो पहले डुकुबो का हुआ करता था। पैमन हवा में आगे आगे मटकती हुई चल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि तुम पीछे पीछे आ रहे हो या नहीं। चलते चलते अचानक उसकी आंखें चमकी। उसने तुरंत मुड़कर तुमसे पूछा, जोंगली, तुम्हारे पास अब पुरानी ताकत का कितना हिस्सा बचा है? उसे याद था कि मोराक्स की शक्तियां इरोजन समय की मार के कारण कम हो रही थीं। इसीलिए उसने किनारे के पार जाने का फैसला किया था। जब कोई गॉड समय की मार से टूटता है तो उसकी ताकत आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरती है। पैमन से रहा नहीं गया। उसकी चिंता साफ दिख रही थी। तुम्हारी चाल एक पल को रुकी। तुम्हारी आवाज एकदम शांत और निश्चल थी। समय की मार से जो टूटा वो मोराक्स था। उसका मुझ जोंगली से क्या लेना देना? ये शब्द पूरे होते ही तुम्हारी आंखों में एक गजब का बदलाव आया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो तुम्हारी आंखों में हजारों सुनहरी लकीरें तैर उठी हों। प्लैनेट बी फॉल, पहाड़ और समंदर का रूप बदलना, वीरान जमीन पर नए तारों का उगना, सूरज की तरह धधकती वो पुरानी ताकत, ये वही 1000 साल पुरानी मोराक्स की शान थी। तुम्हें अचानक उस सील किए हुए ड्रैगन की याद आ गई। अगर वो तीवत की सील के नीचे न होता तो क्या उसकी बची कुछ अच्छाई को भी समय की मार निगल जाती? ये ख्याल बस एक पल के लिए आया और तुमने हल्का सा सिर हिलाकर उसे दिमाग से निकाल दिया। शांति के इस दौर को अब मोराक्स की जरूरत नहीं थी। तुम धीमे कदमों से आगे बढ़े। तुम्हारी आवाज पहाड़ की धुंध की तरह बहती हुई निकली, लियुए की तरह। अगर इस दुनिया के लोगों को कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही यानवांग एम्परर बन जाऊंगा। एक बहुत ही धीमी सांस हवा में घुल गई। 6000 सालों के वक्त ने तुम्हारे सारे जज्बाती कोनों को घिसकर सपाट कर दिया था। बस वो पुराने दोस्त और पुरानी बातें ही थीं जो दिल में हल्की सी हलचल पैदा कर पाती थीं। पैमन यह सब सुनकर आंखें फाड़कर देखने लगी। हकलाते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमेशा से अपने फुल पावर मोड में ही थे? तुम बस हल्का सा मुस्कुराए, बात को हाँ या ना में जवाब दिए बिना टाल गए। तुमने बात बदलते हुए कहा, चलो
जल्दी सो जाओ, कल सुबह कई मेहमान घर पर आने वाले हैं। कल रात तुमने जो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी वो तुम्हारी नजर में समंदर की एक बूंद के बराबर थी, पर इस डोलो कॉन्टिनेंट के लिए वो किसी महा तूफान से कम नहीं थी। जाहिर है लोग तुम्हें टटोलने और छानबीन करने जरूर आते। पैमन का दिमाग घूम गया। तुमने मेहमानों को कब टाइम दिया? क्या प्रिंस शुए चिंघे आ रहा है? पता नहीं, पर उसे आना चाहिए। शुए चिंघे की पहचान स्पेशल थी। पैमन आज तक कंफ्यूज थी कि उसे प्रिंस कहे या राजकुमारी। उसने तुम्हें सीधा हवेली के अंदर जाते देखा और थोड़ी देर बाद होश में आते ही चिल्लाई, रुकिए, आपने मेरी फुल पावर वाली बात का सीधा जवाब फिर नहीं दिया। अबे ये चालाक रहस्यमयी बंदे, रुको मेरे लिए। सूरज ढलने और उगने के बाद अगली सुबह आई। पैमन तुम्हें चाय के बर्तन सेट करते देखकर पूरे कंफ्यूजन में आ गई। हैन, आज अपन नाश्ता करने बाहर नहीं जा रहे क्या? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ हवा में उठाया और झटके से एक खूबसूरत प्लेट टेबल पर आ गई। उस पर कुछ गोल गोल सफेद और गर्मा गर्म मोमो जैसे स्टीम्ड बॉल्स सजे हुए थे। उनमें से भाप तो नहीं निकल रही थी, पर टेम्परेचर बिल्कुल ताजा बने हुए खाने जैसा था। ऐसा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ वही शेफ दे सकता था जिसे आग की सही समझ हो। ये शहर के साउथ में रहने वाली ली आंटी के यहाँ के स्पेशल जूसी स्टीम्ड बन्स हैं। टेस्ट ठीक ठाक है, तुम्हारे मुंह से ठीक ठाक निकला है, यानी यह तो पक्का स्वर्ग का खाना होगा। पैमन अपने हाथ मलते हुए सीधा उस पर झपटने वाली थी, पर तुमने तुरंत उसके हाथ में एक जोड़ी कांटा चम्मच और एक सूप स्पून पकड़ा दिया। वो सूप स्पून पकड़े पकड़े नासमझी से देखने लगी। मोमो बन खाने के लिए इस चम्मच का क्या काम भाई? मैं तुम्हें इसका सही और एलिगेंट तरीका दिखाता हूँ। तुमने चिमटे से एक बन उठाया, उसे चम्मच पर रखा और उसकी पतली परत को हल्का सा काटा ताकि सूप बाहर आए। तुम्हारी हर एक हरकत इतनी सलीके से थी मानो कोई बड़ा शाही ड्रामा चल रहा हो। पैमन एकटक देखती रह गई, पर मन ही मन सोच रही थी, कहीं तुम खुद एक और बन खाने के चक्कर में मुझे यह सब नाटक तो नहीं सिखा रहे? पैमन अभी सोच ही रही थी कि इन बंस के अंदर इतना सूप कैसे रुक जाता है। तभी हवेली का मेन गेट खटखटाया गया। इस हवेली में कोई नौकर चाकर नहीं थे। पुराना मालिक अकेला रहता था और अब यहाँ सिर्फ तुम दोनों थे। पैमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एकदम रिलैक्स बैठे तुम्हें देखा। बाप रे, सच में कोई आ गया? ये रॉक गॉड क्या भविष्य भी देख सकता है? पर शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। वो भले ही थोड़ी बेवकूफ थी, पर जानती थी कि गुइजोंग और यक्षों के नाम तुम्हारे दिल के वो जख्म हैं जो कभी नहीं भरते। पुरानी शराब और सुहाना मौसम तो आज भी है, पर वो पुराने दोस्त अब कहाँ? तुम कभी उन यादों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। मैं गेट खोलती हूँ। पैमन तुरंत हवा में उड़ी। तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर देखता हूँ। तुम खड़े हुए। पैमन ने तुरंत तुम्हारी आस्तीन पकड़ ली। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और मना नहीं किया। दरवाजे के बाहर दो लोग खड़े थे। एक बंदे का ऑरा बहुत ही भारी और कड़ा था। डोलो कॉन्टिनेंट में आने के बाद से तुमने जितने लोग देखे थे, ये बंदा उनमें सबसे टॉप लेवल पर था, पर फिर भी था तो एक मामूली इंसान ही। दूसरा बंदा ताकतवर तो था, पर शरीर से थोड़ा दुबला पतला और कमजोर लग रहा था। तुम्हें अंदाजा हो गया था कि ये कौन है। तीखी हवा जैसी एनर्जी और चारों तरफ एक छिपी हुई जंग की तड़प। जोंगली सर, मैं 7 ट्रेजर्स सेक्ट का हेड निंग फेंगजी हूँ। बिना बुलाए आ गया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। निंग फेंगजी ने बड़े सलीके से हाथ जोड़े। उसका एटीट्यूड एकदम शांत और पोलाइट था। उसके पीछे खड़े बुजुर्ग ने हल्का सा सिर हिलाया। आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। चेन शिन, 7 स्वॉर्ड स्पिरिट, लेवल 96 सुपर डोलू, 7 ट्रेजर्स सेक्ट का सुप्रीम एल्डर। सेक्ट में एल्डर का पद चेन शिन और गुरोंग जैसे शूरवीरों को इज्जत देने के लिए बनाया गया था, ताकि किसी डोलू का अपमान भी न हो और सेक्ट के मेन फैसले भी सही हाथों में रहें। यह जोंगली है और यह पैमन है। निंग फेंगजी और चेन शिन दोनों का दिल एक पल को धड़का। हवा में तैरती यह छोटी सी चीज इतनी अजीब थी कि सेक्ट की पुरानी किताबों में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। ये स्पिरिट तो किसी अजूबे से कम नहीं था। अगर इस पर 9 की 9 50,000 साल से ऊपर की रिंग्स चढ़ जाएं, तो इसकी ताकत तबाही मचा देगी। अब तक इस पर एक भी रिंग न चढ़ाने का मतलब है या तो इन्होंने अभी तक रास्ता तय नहीं किया है, या फिर इनकी पसंद इतनी हाई है कि 10 लाख साल से नीचे की रिंग इन्हें पसंद ही नहीं आ रही। पैमन ने अपना छोटा सिर टेढ़ा किया और मुंह फटके बोल पड़ी, अरे जोंगली तो कल ही कह रहा था कि आज कोई बड़े मेहमान आने वाले हैं, तो वो तुम लोग थे। ये सुनते ही वहां 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी और चेन शिन ने एक दूसरे को देखा, फिर तुम्हें देखा, जो अभी भी एकदम कूल और शांत खड़े थे। दोनों के दिल अंदर से हिल गए। इन्हें पहले से पता था कि हम आने वाले हैं। तुमने मन ही मन में इस मुंहफट छोटी सी चीज को कोसा जो कभी कोई राज पेट में नहीं पचा सकती थी, पर चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। कल गेट पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और 7 ट्रेजर सेक्ट तियांदो शहर के बगल में है, तो इनका आना तो पक्का था। चाहे दोस्ती करने आए या जासूसी करने, आकर तो देखना ही था। अगर और कोई नहीं आया तो वो खास मेहमान हम ही हैं। निंग फेंगजी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। वो खुद इतने बड़े सेट का मालिक था और साथ में 96 लेवल का सुपर डोलू था, पर इस छोटे जीव की बात सुनकर एक पल को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। गनीमत थी कि तुमने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। निंग सेक्ट मास्टर, स्वॉर्ड डोलू साहब, आइए अंदर पधारिए। जरूर, तकलीफ के लिए माफी। दोनों ने तुरंत जवाब दिया और तुम्हारे पीछे हवेली में आ गए। जैसे ही वो बैठे और टेबल पर पहले से रखी हुई 3 चाय की प्यालियां देखी, निंग फेंगजी और चेन शिन का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। ये बंदा सच में हमारे आने की तैयारी करके बैठा था। तुमने दोनों प्यालियों को धीरे से उनकी तरफ खिसकाया। चाय लीजिए,
तुम्हारे चाय बनाने का तरीका इतना स्मूथ और ग्रेसफुल था कि लगा जैसे कोई कला चल रही हो। डोलो कॉन्टिनेंट में चाय का कल्चर तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। दोनों सोचे थे कि मन ही मन तरीका याद कर लेंगे, पर तुमने चुटकी बजाते ही चाय सर्व कर दी। दोनों ने शुक्रिया अदा किया, पर किसी ने भी प्याला मुंह से नहीं लगाया। वजह साफ थी, एक अजनबी के घर में पहला कदम रखते ही जहर का डर होना नॉर्मल बात थी। तुमने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, बस अपना प्याला उठाया और आराम से चाय की चुस्की लेने लगे। निंग सेक्ट मास्टर, चेनशिन दादाजी, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? पैमन ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। जोंगली के हाथ की बनी चाय हर किसी को नसीब नहीं होती। इस एक लाइन ने दोनों दिग्गजों को पानी पानी कर दिया। अजनबी पर शक करना इंसान की फितरत है, पर जब मुंह पर ही बात आ जाए तो थोड़ी शर्मिंदगी तो होती ही है। पर पैमन का मासूम चेहरा देखकर दोनों गुस्सा भी नहीं हो सकते थे। निंग फेंगजी ने खुद को संभाला, प्याला उठाया और तुम्हारी तरह चुस्की ली। अगले ही सेकंड उसकी आंखें चमक उठीं। चाय की पत्तियां तो बहुत नॉर्मल थीं, पर तुम्हारे बनाने के तरीके ने उसमें ऐसी खुशबू और गाढ़ापन भर दिया था मानो उस चाय का पुनर्जन्म हो गया हो। यह बंदा न सिर्फ ताकत में आसमान पर है, बल्कि चाय बनाने की कला में भी भगवान निकला। निंग फेंगजी ने धीरे से प्याला नीचे रखा। आवाज में दिल से निकली तारीफ थी, पर वो 7 ट्रेजर्स सेक्ट का मालिक था तो अपनी गरिमा नहीं गिरा सकता था। उसने प्याला रखा और चेन शिन की तरफ इशारा किया। चाय में कोई जहर नहीं है, ये बंदा हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सेक्ट मास्टर होने के नाते उसे सावधान रहना पड़ता था। अगर कोई गड़बड़ होती तो चेन शिन उसे बचाकर निकाल सकता था, पर अगर चेन शिन ही पहले पी लेता और फंस जाता तो दोनों मारे जाते। ये छोटी सी चालाकी 6000 साल पुराने भगवान की नजरों से कहां छुपने वाली थी, पर तुमने अनदेखा कर दिया। पहली मुलाकात में सावधानी बरतना सही भी था। कम से कम यह तो साफ हो गया था कि वो दुश्मन नहीं है, और जब कोई दुश्मन न हो तो उसे दोस्त बनाने में 7 ट्रेजर्स सेक्ट से बेहतर कोई नहीं था। बिना बताए आए हैं तो एक छोटा सा नजराना पेश है। निंग फेंगजी ने अपने स्टोरेज टूल में से 2 लकड़ी के डिब्बे निकाले, एक बड़ा और एक छोटा। उसने बड़ा डिब्बा तुम्हारी तरफ और छोटा डिब्बा पैमन की तरफ खिसका दिया। उसकी मुस्कान में पूरा कॉन्फिडेंस था। पूरी रात मेहनत करके 7 ट्रेजर्स सेक्ट ने पिछले आधा महीने की तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली थी। जब रिपोर्ट निंग फेंगजी और चेन शिन के सामने आई तो उन्होंने 3 बार रीचेक किया, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। एक 10 लाख साल की रिंग वाला ट्विन स्पिरिट डोलू और जिंदगी जी रहा है किसी रिटायर्ड दादाजी जैसी। दिन रात बस आवारागर्दी और चाय। पर आज तुम्हें सामने देखकर इतने बड़े बड़े सम्राटों को देखने वाला निंग फेंगजी भी अंदर से हिल गया था। सम्राट शुए ये का रोब भी तुम्हारे सामने फीका था। तुम्हारे अंदर जो स्वाभाविक राजाओं वाली शान थी, उसका 10वां हिस्सा भी किसी सम्राट में नहीं था। उसने जो गिफ्ट्स दिए थे वो शायद किसी ताकतवर बंदे के काम न आए, पर वो इतने रेयर और कीमती थे कि एंटीक्स के शौकीन किसी भी इंसान का दिल जीत लें। दोनों तरफ की इज्जत पूरी तरह से रखी गई थी। वाह, एक और गिफ्ट! सेक्ट मास्टर निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैमन ने खुशी खुशी डिब्बा थाम लिया। उसे इस गिफ्ट की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस इसे एक नया खिलौना समझकर खुश हो रही थी। कल ही उसे हरजाना और प्रिंस का दिया हुआ स्टोरेज टूल मिला था, और आज एक और नया गिफ्ट मिल गया। इस छोटी सी चीज की आंखें खुशी से गोल गोल हो गईं। तुमने बेबसी से सिर हिलाया। पैमन का यह निश्चल और मासूम दिल वाकई नायाब है। तुमने अपनी चेतना से महसूस किया वो लकड़ी का डिब्बा अंदर की स्पिरिट पावर को बाहर आने से रोक रहा था। उसके अंदर एक पुरानी ऐतिहासिक चीज रखी थी। भले ही वो कोई बहुत दुर्लभ खजाना नहीं था, पर देने वाले की नीयत बहुत साफ थी। तुम्हें वैसे भी पुरानी चीजें जमा करने का शौक था, और जब कोई दिल से दे रहा हो तो उसे ठुकराना सही नहीं था। आपने फालतू की तकलीफ उठाई। सेक्ट मास्टर निंग, तुम्हारी आवाज शांत थी। तुमने वो डिब्बा पैमन की तरफ बढ़ा दिया। छोटी सी पैमन तो इसमें उस्ताद थी। उसने तुरंत दोनों डिब्बे अपनी जेब में सरका लिए। तुम्हें तोहफा स्वीकार करते देख निंग फेंगजी के दिल को बड़ी राहत मिली। उसे समझ आ गया कि दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई है। 7 ट्रेजर्स सेक्ट के लिए, जहां अगली पीढ़ी के उस्तादों की कमी चल रही थी, ये रिश्ता किसी बहुत बड़े सहारे से कम नहीं था। अगर सर ने इसे स्वीकार कर लिया है तो मैं समझूंगा कि मेरी बेटी की कल की बेअदबी के लिए आपने उसे माफ कर दिया। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मेन टॉपिक पर आ जाएगा। वो रोंगरांग नाम की बच्ची, उसकी एनर्जी आपसे काफी मिलती जुलती है। हाँ, वो मेरी ही बेटी निंग रोंगरांग है। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई जो वो ऐसी बदतमीज बन गई। निंग फेंगजी ने यह कहते हुए स्वॉर्ड डोलू को एक शिकायत भरी नजर से देखा। वो अपनी बेटी को सुधारना तो चाहता था, पर चेन शिन और गू रोंग ने उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा था कि निंग फेंगजी अगर डांटने की सोचता भी तो ये दोनों बूढ़े बीच में ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। चेन शिन अपनी गलती मानकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। खैर, निंग रोंगरांग में भले ही नखरे हों, पर वो दिल की बुरी नहीं थी। रोंगरांग बच्ची मासूम है, रिश्तों की कद्र करना जानती है। ऐसा दिल मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मुंह से तारीफों के पुल बंधने लगे। तुमने एक के बाद एक कई अच्छे शब्द कह डाले। निंग फेंगजी और चेन शिन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें शक होने लगा कि क्या तुम उसी निंग रोंगरांग की बात कर रहे हो जिसे वो जानते हैं।
तुमने एकदम नॉर्मल चेहरा बनाए रखा। आखिर तुमने उनका कीमती तोहफा लिया था तो दो चार मीठी बातें कह देना कोई बड़ी बात नहीं थी। गहराई में जाने की जरूरत ही क्या थी? हालांकि तुम्हारे दिल में सब साफ था। इतिहास गवाह था कि जब स्वॉर्ड डोलू शहीद हुआ था तब इस मासूम राजकुमारी की आंखों से 2 बूंद आंसू भी नहीं निकले थे, पर तांग सांड के थोड़ा सा मुसीबत में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगती थी। लियुए के रॉक गॉड होने के नाते तुम्हारे उसूल एकदम पक्के थे। भले ही तुमने मुंह से कुछ न कहा हो, पर मन ही मन में तुम्हारी अपनी राय बन चुकी थी। जोंगली सर, आप बहुत दरियादिल हैं। निंग फेंगजी ने अपनी जगह से उठकर बहुत सम्मान से झुककर प्रणाम किया। वो तो अभी बच्ची है, आप उससे नाराज नहीं हुए, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। एक इतने बड़े सेक्ट का मालिक जब इस तरह झुकता है तो आम इंसान का तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। तुमने बस अपना दायां हाथ हल्का सा हवा में उठाया। एक बहुत ही कोमल पर न रुकने वाली अनजानी ताकत ने निंग फेंगजी को वापस सीधा खड़ा कर दिया। ये देखते ही पीछे खड़े चेन शिन का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई आम इंसान इसे बस एक नॉर्मल तरकीब समझता, पर एक असली उस्ताद का दिल ये देखकर दहल जाता। ऐसी ताकत तो चेन शिन भी दिखा सकता था, पर इतनी कम स्पिरिट पावर के इस्तेमाल से और इतने हल्के फुल्के अंदाज में यह कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। इनकी स्पिरिट पावर का लेवल मेरे से भी ऊपर है। 97 या 98, यह ख्याल आते ही चेन शिन ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग में अचानक पूरी पहेली सुलझ गई। तभी इन्होंने अपने दूसरे स्पिरिट पर अब तक एक भी स्पिरिट रिंग नहीं चढ़ाई है। इन्हें कोई मामूली डोलू बनना ही नहीं था। आमतौर पर जब कोई ट्विन स्पिरिट वाला बंदा 90 लेवल पर पहुंचता है तो वो अपने दूसरे स्पिरिट पर ऊंचे लेवल की रिंग्स चढ़ाकर सीधा 97 या 98 लेवल तक छलांग लगा लेता है। पर तुम्हारी अपनी ताकत पहले से ही शायद 97 लेवल पर थी और फिर भी तुमने दूसरे स्पिरिट को छुआ तक नहीं था। तुम्हारा असली मकसद तो हजारों सालों से चले आ रहे उस नियम को तोड़ना था, भगवान बनने का रास्ता। जब ये 99 लेवल की सीमा पर पहुंच जाएंगे और तब अपने दूसरे स्पिरिट पर 9 की 9 1 लाख साल पुरानी रिंग्स चढ़ाएंगे तो 100वां लेवल पार करके सीधे भगवान बन जाएंगे। ये बंदा भगवान बनना चाहता है। चेन शिन का दिल अंदर तक कांप गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। निंग फेंगजी का लेवल उतना हाई नहीं था तो उसने इसे बस एक ताकतवर पैंतरा समझा और इतना गहरा नहीं सोचा। सेक्ट मास्टर निंग, झुकने की जरूरत नहीं है, मुझे जोंगली कहकर बुला सकते हैं, तुमने बहुत शांत आवाज में कहा। तुम्हारी सुनहरी आंखों ने एक पल के लिए चेन शिन को देखा। बस उस एक नजर ने चेन शिन की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक भर दी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए। उसे लगा जैसे किसी पौराणिक विशाल राक्षस ने उसे निगलने के लिए घूरा हो। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वो तुम्हें टटोलने की कोशिश कर रहा था। वो एक नजर बस एक चेतावनी थी। अब जब तुम्हारी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा उजागर हो ही चुका था तो सही समय पर अपनी हनक दिखा देना ही आगे के फालतू बखेड़ों को रोक सकता था। मेरी नादानी थी जोंगली सर। निंग फेंगजी ने तुरंत मौका संभाला। आप भी मुझे सेक्ट मास्टर मत कहिए। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे फेंगजी या छोटा भाई निंग कह सकते हैं। निंग फेंगजी का रिश्तों का जाल बुनने का यह तरीका वाकई कमाल का था। छोटा भाई, पैमन की आंखें बाहर आ गईं। उसने एक बार निंग फेंगजी को देखा, फिर तुम्हें घूरा। एक 6000 साल से भी पुराना बूढ़ा गॉड और 50 साल के अंकल को छोटा भाई कहेगा? ये तो अच्छा है कि इसने सीधा परदादा नहीं बोल दिया। उसकी इस चीख ने निंग फेंगजी और चेन शिन दोनों को हैरान कर दिया। निंग फेंगजी बहुत दिमागदार था। वो एक सेकंड में ताड़ गया। कहते हैं कि ताकतवर डोलू अपनी उम्र छुपा सकते हैं और जवान दिख सकते हैं। इनकी असली उम्र मेरी उम्र से कहीं बहुत ज्यादा होगी। मैंने खुद को इनका भाई बोलकर बहुत बड़ी हिमाकत कर दी। वैसे सेक्ट मास्टर निंग, आपकी उम्र कितनी है? पैमन से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया। मेरी उम्र 55 साल है। अरे सिर्फ 55 साल? पैमन के मुंह से अचानक निकल गया। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी और चेन शिन को पक्का यकीन हो गया, हाँ, इनकी असली उम्र हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। पैमन अपने दिमाग में गणित लगाने में बिजी थी। जोंगली 6000 साल का है। निंग फेंगजी के खानदान की 18 पीढ़ियां भी मिलकर जोंगली से छोटी पड़ेंगी, तो मेरी अपनी उम्र कितनी हुई फिर? खांस खांस खांस। अचानक एक सूखी खांसी की आवाज ने पैमन की सोच को तोड़ दिया। जोंगली, तुम्हें क्या हुआ? पैमन तुरंत घबरा गई। वो घूमकर निंग फेंगजी की तरफ भागी। सेक्ट मास्टर निंग, तियानदो शहर में सबसे अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा? जोंगली को बार बार खांसी आ रही है, ये पक्का बीमार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। निंग फेंगजी और चेन शिन दोनों चुप रहे। इस पूरे कमरे में शायद सिर्फ इस छोटी सी चीज को नहीं पता कि यह खांसी बीमारी की नहीं, बल्कि इसकी मुंहफैट बातों की वजह से आ रही है। तियानदो शहर में कई बड़े हकीम हैं। अगर सर कहें तो मैं सीधा शाही महल से राजवैद्य को बुलवा सकता हूँ। निंग फेंगजी ने बात संभाली। उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे शरीर की पुरानी आदत है, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके इस एहसान का शुक्रिया छोटे भाई निंग। तुमने बात खत्म की। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल ही दिल में सब समझ रहे थे। तुम लोग आंखों आंखों में क्या बातें कर रहे हो? पैमन का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। कुछ नहीं, बस दूर से आए मेहमानों का हाल चाल पूछ रहे थे।
दूर से? तुमने जरा सी भौहें उठाई। सेवन ट्रेजर सेक्ट तियान्दो शहर से कितनी दूर था? एक आम स्पिरिट मास्टर के लिए बस 2 घंटे का रास्ता, और अगर चेन शिन अपनी तलवार पर उड़कर आए तो 5 मिनट भी न लगे। दूर शब्द यहाँ किसी कोण से फिट नहीं बैठता था। जोंगली, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? पैमन ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और तुम्हें घूरने लगी। उसकी पतली आवाज में गुस्से की जगह बचपना ज्यादा झलक रहा था। तुमने उसे शांत नजरों से देखा। क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? चालाक रहस्यमयी बंदे। पैमन हवा में झल्लाकर अपने छोटे पैर पटकने लगी। जब तेवत का काम पूरा हो जाएगा तो हम सेवन ट्रेजर्स होटल में चलेंगे। तुम्हारी आवाज एकदम शांत रही। सच में? पैमन का चेहरा तुरंत खिल उठा। जोंगली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे हो। पास खड़े निंग फेंगजी और चेन शिन की आंखें ये देखकर फिर से फटी की फटी रह गईं। इसे पटाना वाकई इतना आसान है? आप दोनों को मेरी तरफ से माफी। पैमन का स्वभाव बहुत सीधा है, जो दिल में आता है बोल देती है। तुमने माहौल संभाला। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पैमन जी का दिल बहुत साफ और मासूम है। हालांकि निंग फेंगजी के दिमाग में तुम्हारे कहे शब्द घूम रहे थे। तेवत? वो जगह कहाँ है? उसे नहीं पता था, पर सेवन ट्रेजर्स होटल तो उसी के सेक्ट की प्रॉपर्टी थी। उसकी आंखें चमकी। उसने तुरंत अपने स्टोरेज टूल में से एक सोने की टोकन प्लेट निकाली। उस पर आगे सेवन ट्रेजर्स लिखा था और पीछे सेक्ट का निशान बना था। जोंगली सर, पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में हमारे सेक्ट की अनगिनत दुकानें और होटल्स हैं। इस टोकन से आप किसी भी दुकान पर उधारी कर सकते हैं। बाद में सारा हिसाब हमारे बंदे खुद कर लेंगे। आपको जेब से एक ढेला भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उधारी कहा, ताकि तुम्हें यह एहसान न लगे पर तुम्हें सुविधा पूरी मिले। वो जानता था कि तुम सिर्फ प्रिंस पैलेस के गेस्ट हो, किसी के गुलाम नहीं। तुम्हें अपनी तरफ खींचने का यह सबसे सही मौका था। इसे रख लीजिए सर। यह टोकन फेंगजी के अलावा सिर्फ मेरे और उस बूढ़े गुरोंग के पास है। चेन शिन ने भी जोर दिया। पैमन यह देखकर मन ही मन में बुदबुदाने लगी। ये क्या चक्कर है भाई? जोंगली जहां भी जाता है लोग उसे बिना पैसों के खाना खिलाने को तैयार हो जाते हैं। जब मैं ट्रैवलर के साथ थी तो दिन रात गधों की तरह मेहनत करके भी थोड़े से मोरा नहीं मिलते थे। रुको, क्या ट्रैवल का असली मजा यही नहीं था? मैं इतनी आलसी बनने की बातें क्यों सोच रही हूँ? वो खुद ही अपनी सोच में उलझ गई। तुमने थोड़ा सोचा और वो टोकन स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर इधर उसकी बातें करने के बाद निंग फेंगजी और चेन शिन मुस्कुराते हुए विदा लेकर चले गए। हवेली के बाहर कदम रखते ही दोनों ने राहत की सांस ली। आज का माहौल बहुत गर्म था। ऐसे में एक महान डोलू को अपना दोस्त बना लेना सबसे बड़ी समझदारी थी। घाटा तो किसी हाल में नहीं था, पर जैसे ही वो सेक्ट के रास्ते पर पहुंचे, चेन शिन का चेहरा अचानक बहुत ही गंभीर हो गया। तलवार भाई, तुम्हें क्या हुआ? निंग फेंगजी हैरान रह गया। बातें तो इतनी अच्छी हुई थी, फिर ये उदासी क्यों? क्या हुआ भाई? क्या बात नहीं बनी? गुरोंग भी उड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचा। बात तो बन गई। चेन शिन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत भारी थी, पर वो बंदा मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही निंग फेंगजी और गुरोंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। केवल वही स्पिरिट मास्टर जानते थे जो 95 लेवल पार कर चुके थे कि 95 के बाद हर एक लेवल का अंतर कितना भयानक होता है। 95 और 96 लेवल के बीच स्पिरिट पावर में 40% का फर्क होता है, और 96 से 97 लेवल के बीच तो 50% से भी ज्यादा का अंतर आ जाता है। यानी एक 97 लेवल का सुपर डोलू किसी 95 लेवल वाले से दुगुनी ताकत रखता है। निंग फेंगजी की मदद के बिना तुम अकेले ही चेन शिन और गुरोंग दोनों को खिलौने की तरह मसल सकते थे। निंग फेंगजी का दिल जोर से धड़का। वो सोच रहा था कि तुम 93 से 95 लेवल के बीच होगे, पर तुम तो चेन शिन से भी कहीं आगे निकले। खुशी के बीच चेन शिन के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। तुम लोग सिर्फ उसकी आज की ताकत देख रहे हो, पर सबसे भयानक बात भूल रहे हो। उसने अपने दूसरे स्पिरिट पर अब तक एक भी स्पिरिट रिंग नहीं चढ़ाई है। जब वो 99 लेवल की सीमा पर पहुंचेगा और फिर अपने दूसरे स्पिरिट पर 9 अति दुर्लभ रिंग्स चढ़ाएगा। चेन शिन की आवाज कांप रही थी। तुम दोनों सोचो, क्या वो इस महाद्वीप के इतिहास में 10,000 सालों बाद बनने वाला पहला भगवान नहीं बन जाएगा? ये शब्द सुनते ही निंग फेंगजी और गुरोंग का पूरा शरीर कांप उठा। 99 लेवल के बाद दूसरे स्पिरिट की 9 विशालकाय रिंग्स का सपोर्ट ये सच में नामुमकिन को मुमकिन बना सकता था। तीनों काफी देर तक सन्नाटे में खड़े रहे। आखिर में तीनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। ऐसे बंदे से दुश्मनी मोल लेना तो दूर, उसके खिलाफ सोचने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान से भागना भी नामुमकिन है। उधर तुम्हारी हवेली में दोपहर होने से पहले ही मेहमानों का दूसरा झुंड आ पहुंचा। निंग फेंगजी के जाने के थोड़ी ही देर बाद स्पिरिट हॉल का प्लैटिनम बिशप सालास तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। बाहर से देखने वाले लोगों को लगा कि सालास बहुत उम्मीदों के साथ अंदर गया था, पर थोड़ी देर बाद बहुत गुस्से में मुंह बनाकर आस्तीन झटकते हुए बाहर निकल आया। पर किसी को नहीं पता था कि हवेली के अंदर क्या हुआ था। अंदर जाते ही सालास तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया था और तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। तुम दोनों के बीच बहुत ही मजाकिया और अच्छी बातचीत हुई थी, और जाते जाते वो तुम्हारे लिए कई अनोखे खजाने छोड़ गया था।
बाहर आकर गुस्से का नाटक करना तो बस दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का एक ड्रामा था, क्योंकि इस वक्त अनगिनत जासूस हवेली के बाहर नजरें गड़ाए बैठे थे। सड़क पर चलते हुए सालास के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन में सोचा, सब सोच रहे हैं कि मैं हार कर आ रहा हूँ, पर उन्हें क्या पता कि असली खेल तो स्पिरिट हॉल के हाथ में है। सालास के निकलते ही शुए चिंघे टाइम पर पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे पहले आए दोनों मेहमानों के बारे में सब पता चल गया। निंग फेंगजी भी कितना उतावला निकला, सबसे पहले ही पटाने आ गया। लगता है 7 ट्रेजर्स सेक्ट में वाकई ताकतवर उस्तादों की अकाल पड़ी है। और सालास के बारे में तो उसने मन ही मन में उसकी तारीफ की। इस बूढ़े की एक्टिंग वाकई क्लास 1 है। क्या जबरदस्त गुस्सा होने का नाटक किया है। स्पिरिट हॉल का असली हीरो है ये चिंघे। पैमन ने उसे देखते ही उसकी तरफ उड़ान भरी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आखिर यह इस नई दुनिया में उसका सबसे पहला दोस्त था जिसने उसे तोहफा दिया था। हाय पैमन, शुए चिंघे ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया? अभी कहाँ, मैं और जोंगली कल वाले 7 ट्रेजर्स होटल ही जाने वाले थे। चिंघे, तुम भी चलोगे क्या? 7 ट्रेजर्स होटल का नाम सुनते ही शुए चिंघे का दिल एक पल को धक से रह गया। कल की बेइज्जती की यादें तुरंत ताजा हो गईं। उसका चेहरा थोड़ा उतरा। उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं। पर उसके मन में तूफान चल रहा था। इन दोनों बेवकूफों के पास आज भी पैसे हैं या नहीं? कहीं फिर से यह न कह दें कि चिंघे, क्या तुम पैसे लाए हो? कल तो बर्तन मांजते मांजते बचा था, आज फिर वही नौटंकी न हो जाए। फिक्र मत करो चिंघे, आज हम पूरे पैसों के साथ जा रहे हैं। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। इस अचानक हुए टच से शुए चिंघे का पूरा शरीर एक पल को कांप उठा। उसके गाल तुरंत लाल पड़ गए। यह बंदा ऐसे अचानक हाथ कैसे रख सकता है? पर हैरानी की बात यह थी कि उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। चिंघे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पैमन उड़कर उसके सामने आई और अपना छोटा सा हाथ उसके माथे पर रख दिया। अरे, माथा तो गर्म हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया? शुए चिंघे ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया। आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं ठीक हूँ, चलो खाना खाते हैं। तुम भी थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक बड़े का छोटे के कंधे पर हाथ रखना तो नॉर्मल बात है, इतना क्यों शर्मा रहा है ये? खैर, आगे से ऐसी नादानी नहीं करूंगा। थोड़ी देर में शुए चिंघे ने खुद को संभाल लिया, पर उसने देखा कि तुम अब उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हो। उसके दिल में एक अजीब सी जलन हुई और उसने बिना दिखाए चुपके से तुम्हारे थोड़ा और करीब कदम बढ़ा लिए। जोंगली सर, अगले कुछ दिनों तक शायद मैं तियानदो शहर में न रहूं। अगर आपको कोई काम पड़े तो मेरे पैलेस के स्नेक मैनेजर से मिल लीजिएगा, वो सब संभाल लेंगे। चिंघे, तुम कहाँ जा रहे हो? पैमन ने उत्सुकता से पूछा। शुए चिंघे ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मेरी स्पिरिट पावर अभी अभी 40वें लेवल पर पहुंची है। 2 दिन बाद सनसेट फॉरेस्ट जा रहा हूँ ताकि कोई सही स्पिरिट रिंग ढूंढ सकूं। अगर वहां नहीं मिली तो स्टारडस्ट फॉरेस्ट जाऊंगा। तुमने साइड से उसे एक नजर देखा। 10 साल पहले ही तुम्हारा लेवल 40 हो चुका था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि शुए चिंघे का लेवल 40 नहीं बल्कि 60वें लेवल की सीमा पर था। वो असल में अपनी 6ठी स्पिरिट रिंग लेने जा रहा था। बीस्ट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। क्या तुम अकेले जा रहे हो? तुम रुक गए। तुम्हारी आवाज शांत थी। तुम्हें पता था कि उसके पीछे छुपकर कई डोलू उसकी हिफाजत करते हैं, तो कोई खतरा नहीं था। पर अगर इस छियान रेनशुए को कुछ हो जाता तो इस महाद्वीप के इस रायते को कौन समेटता? क्या तुम्हें अपने रिटायरमेंट से बाहर आकर फिर से ड्यूटी संभालनी पड़ती? ये सुनकर शुए चिंघे के दिल में एक मीठी सी गर्मी भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके बारे में इतना सोचोगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पैलेस के गार्ड साथ रहेंगे। वो मुस्कुराया, पर उसके दिमाग में प्लान चल रहा था। शायद अब सही वक्त आ गया है कि मैं इसे अपनी असली पहचान बता दूं। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। 7 ट्रेजर्स होटल के प्राइवेट रूम में खाना पीना हो चुका था। वेटर ने बर्तन हटाए, मीठी डिशेज लगाई और सलीके से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। जोंगली सर, मेरे पिताजी को पता चला कि आप मेरे पैलेस के गेस्ट बने हैं, तो उन्होंने आपके लिए 10 लाख गोल्ड कॉइन्स और 10 बक्से भरकर कीमती जेवर भेजे हैं। शुए चिंघे ने अपने स्टोरेज टूल में से पूरे महाद्वीप में चलने वाला एक गोल्डन कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। उसके साथ ही 10 बक्से जगमगाते हुए पैमन के पास लग गए। हीरे जवाहरात की चमक देखकर पैमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने छोटे छोटे हाथ मलते हुए सारे बक्सों को अपनी जेब में सरका लिया। अमीर हो गए, अमीर हो गए जोंगली, अब हम। बोलते बोलते अचानक उसकी मुस्कान उड़ गई। वो उदास होकर सांस भरने लगी। नहीं यार, तुम तो वैसे भी हाथ खोलकर उल्टे सीधे खर्चे करते हो, इतने पैसों से तो और बर्बादी होगी। उसे पुरानी यादें आ गईं, जब तुम लियुए की सड़कों पर बिना सोचे समझे लाखों मोरा उड़ा दिया करते थे। अपने पिताजी का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। तुमने बहुत शांत होकर शुक्रिया कहा और वो कार्ड उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। भले ही तुम्हें पैसों की कोई कद्र न थी, पर सुबह के नाश्ते के लिए तो काम आ ही जाता। बस दुआ यह थी कि अगली बार तुम फिर से पैसे लाना भूल न जाओ। तुम्हें लगा कि इनाम यहीं खत्म हो गया, पर तभी शुए चिंघे ने एक और चीज निकाली। एक नीले रंग का हीरे के आकार का चमकदार पत्थर। उसमें से एक अजीब और पवित्र सी रोशनी निकल रही थी। उसके बाहर आते ही हवा में हल्की सी पानी की लहरें तैरने लगीं। वाह, ये खूबसूरत चीज क्या है? पैमन उड़कर टेबल के किनारे पर बैठ गई और आंखें फाड़कर देखने लगी। तुम्हारी नजर उस नीले पत्थर पर पड़ी।
तुम्हारी आंखों में एक गहरा भाव आया। तुम और वो पत्थर दोनों एक दूसरे को शांत नजरों से देखने लगे। माहौल एक पल के लिए बहुत गंभीर हो गया। पैमन, यह तियानदो साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। हैनहाई कियानकुन शील्ड, यह प्राचीन काल का एक जादुई टूल है। शुए चिंघे ने समझाना शुरू किया। शाही परिवार बस इतना जानता है कि यह हमला और बचाव दोनों कर सकता है, पर इसकी असली कहानी किसी को नहीं पता। वो थोड़ा रुका, आवाज को धीमा करते हुए बोला, पिताजी ने हुक्म दिया है कि यह आपको भेंट किया जाए, उसके पीछे का असली जुमला, ताकि मुसीबत के वक्त आप साम्राज्य की मदद करें। वो मुंह से नहीं बोल पाया, पर तुमने जल्दबाजी नहीं की। तुमने नजर उठाकर शुए चिंघे को देखा। चिंघे, क्या तुम जानते हो कि यह असली में क्या चीज है? शुए चिंघे हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़े, कृपया मार्गदर्शन करें सर। यह समंदर के भगवान सी गॉड पोसाइडन का असली वारिस बनने का जरिया है। सी गॉड का दिल। इस एक लाइन ने शुए चिंघे के होश उड़ा दिए। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। भगवान बनने का मौका? अगर कोई इस पत्थर की कसौटी पर खरा उतर जाए तो वो सी गॉड आइलैंड जाकर सीधा भगवान का पद हासिल कर सकता था। शुए चिंघे ने ठंडी सांस ली, उसके हाथ में पकड़ा वो पत्थर और कस गया। साम्राज्य के खजाने में इतना बड़ा राज छुपा था और तुमने एक नजर में पहचान लिया, पर जब तुम्हें पता था कि यह भगवान बनने की चाबी है तो तुमने इसे चुपचाप जेब में रखने के बजाय उसे सच क्यों बता दिया? तुम्हें डर नहीं लगा कि वो मुकर जाएगा और खजाना वापस ले लेगा? तभी उसके दिमाग में उसके सपनों का वो सीन आया। वो यानवांग एम्परर जो एक हाथ से बड़े बड़े देवताओं को मसल दिया करता था। ऐसा महान गॉड इस सी गॉड के छोटे से पद को क्यों भाव देगा? इसे तांग सांड जैसे किसी लफंगे के हाथ लगने देने से बेहतर है कि तुम्हें ही दे दिया जाए। वैसे भी तुम्हारी ताकत के सामने यह सी गॉड भी पानी भरेगा। शुए चिंघे ने खुद को संभाला और बहुत ही सच्चे दिल से कहा, सर, आपकी जानकारी का शुक्रिया। आप तो पहले ही डोलू बन चुके हैं। अगर इस सी गॉड के दिल का सहारा मिल जाए तो 100वां लेवल पार करके भगवान बनना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। तभी बगल में बैठी पैमन ने अपना मुंह बनाकर एक लाइन बोल दी, जोंगली को कोई भगवान भगवून नहीं बनना भाई। आवाज भले ही छोटी थी पर उस शांत कमरे में बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई दी। शुए चिंघे का पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। अगर यह बात कोई और कहता तो वो मुंह पर हंस देता कि अंगूर खट्टे हैं, पर यह बात तुम्हारे स्पिरिट ने कही थी। उस बंदे के स्पिरिट ने जो चुटकी बजाकर कई गॉड्स को खत्म कर सकता था। भगवान नहीं बनना। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी ताकतवर लोग देखे थे, उसके दादाजी, वो खुद, सब के सब भगवान बनने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। कोई इंसान इस गद्दी को ठुकरा कैसे सकता है? तभी उसके कानों में तुम्हारे सपने की वो पुरानी लाइन गूंज उठी। इस दौर में जब चारों तरफ राक्षस और झूठे गॉड्स तबाही मचा रहे थे, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं था, पर मैं अपनी जनता को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। शुए चिंघे को अचानक सब समझ आ गया। तुम्हें कभी भगवान बनने का लालच था ही नहीं। तुम तो जनता की पुकार और उनकी भक्ति की वजह से भगवान की गद्दी पर बैठे थे। जो इंसान भगवान बनने के लिए मरता है और जिसे भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अपने दिल के तूफान को दबाया और गंभीरता से कहा, छोटी पैमन जी मजाक कर रही हैं। सर को भगवान बनना हो या न बनना हो, एक बार दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लिया जाता। आप बस इसे रख लीजिए। तुमने उसे गहराई से देखा। तुम्हें यह प्रिंस थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली मुलाकात में उसकी आंखों में छुपा खौफ झूठा नहीं था, और अब यह जानते हुए भी कि यह सी गॉड की चाबी है, वो तुम्हें दे रहा था। वजह समझ न आने पर तुमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वो सी गॉड का दिल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद शुए चिंघे ने अपने काम का बहाना बनाया और विदा लेकर चला गया। प्रिंस बनना भी कितना बेकार काम है ना, दिन रात बस काम काम काम। पैमन ने उसके जाते ही मुंह बनाया। जो जिस पद पर बैठता है उसे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर उस गद्दी को चुना है तो यह सब सहना ही पड़ेगा। अरे यार, तुम फिर से ज्ञान देने लगे। मेरा सिर घूम रहा है। आसान भाषा में बोलो ना। पैमन ने अपना सिर पकड़कर रोना रोया। तुमने बेबसी से उसे देखा, यानी ताज पहनना है तो उसका वजन भी उठाना पड़ेगा। ओह, अच्छा ये मतलब था। पैमन को समझ आया। फिर वो तुरंत तुम्हारे पास आकर उत्सुकता से पूछने लगी, तो जब तुम भगवान की गद्दी छोड़कर आए तो क्या तुम वो वजन नहीं उठाना चाहते थे? ऐसा नहीं है। तुमने उसकी बात काटी। लियुए की जनता और अमर देवताओं ने मेरे साथ हजारों साल बिताए हैं। बच्चे आखिरकार बड़े हो ही जाते हैं, चाहे चट्टान कितनी भी सख्त क्यों न हो। एक दिन थकान आ ही जाती है। लियुए को आखिरकार लियुए के इंसानों के भरोसे छोड़ना ही था। घूम फिरकर बात तो वही आ गई ना, इरोजन। पैमन ने एक सेकंड में सच बोल दिया। अगर उस इरोजन का दर्द सहन से बाहर न होता तो तुम उस किनारे के पार क्यों आते और मेरे साथ यहाँ क्यों फंसते? तुम चुप रहे। चलो पैमन, 2 दिन बाद तुम्हें स्टारडस्ट फॉरेस्ट घुमाने ले चलता हूँ। तुम अपनी जगह से उठे, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पैमन के कान खड़े हो गए, आंखें बल्ब की तरह चमकी। कैसी शर्त? अगर मुझे खाने से नहीं रोकोगे तो मैं सब मानने को तैयार हूँ। कम बोला करो। पैमन वहीं हक्की बक्की रह गई। क्यों? मैं तो तुम्हारी गाइड हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो तुम्हें रास्ता कौन दिखाएगा? क्या ये तेवत है? ये तो डोलो कॉन्टिनेंट है। यहाँ तो तुम्हें मेरे से भी ज्यादा पता है। पैमन ने अपना सिर खुजलाया, पर फिर भी झल्लाकर बोली, पर मुझे कम बोलने को क्यों कह रहे हो? तुमने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। पैमन मुंह बनाकर बैठ गई, मन ही मन दुखी हो रही थी। पुराना ट्रैवलर तो मुझे कभी चुप रहने को नहीं कहता था। सब मुझे गॉड का बच्चा कहते थे। पैमन तो पैमन है, कोई फालतू का लाउड स्पीकर थोड़ी न हूँ।
तभी होटल का मैनेजर अपने हाथ मलता हुआ तुम्हारे पास आया। चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। जोंगली सर, वो इस बिल का क्या करना है? कल आप तीनों ने प्रिंस पैलेस के नाम पर बिल लिखाया था, आज तो आप फिर से वही। मैनेजर ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तुमने अपने जेब से निंग फेंगजी की दी हुई सोने की टोकन प्लेट निकाली और मैनेजर को पकड़ा दी। बिल 7 ट्रेजर सेक्ट के खाते में लिख दो। मैनेजर ने वो प्लेट पकड़ी, एक बार प्लेट को देखा, फिर तुम्हें देखा। उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। तुम और पैमन एकदम कूल अंदाज में उस मैनेजर की फटी आंखों के सामने से होटल का दरवाजा पार करके बाहर निकल गए। सुप्रीम एल्डर की टोकन प्लेट? ये बंदा सुप्रीम एल्डर की प्लेट पर उधारी कर रहा है। मैनेजर तुम्हें जाते हुए देख रहा था, उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। 7 ट्रेजर सेक्ट की सुप्रीम एल्डर प्लेट का पावर बहुत हाई था, पर पूरे सेक्ट में सिर्फ 2 ही सुप्रीम एल्डर थे, चेन शिन और गू रोंग, और वो दोनों कभी अकेले उधारी करने नहीं निकलते थे। ये प्लेट असली थी, इसमें कोई शक नहीं था। कोई बेवकूफ ही 7 ट्रेजर सेक्ट की प्लेट फर्जी बनाने की हिम्मत करता। यह मैनेजर असल में निंग फेंगजी का चचेरा भाई था। वो पहले निंग फेंगजी की गद्दी से जलता था, पर जब निंग फेंगजी स्वॉर्ड डोलू चेन शिन को ले आया तो उसने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। अब जब उसने तुम्हारी 1 लाख साल की रिंग वाली ताकत के बारे में सोचा तो उसे तुरंत समझ आ गया, ये तो निंग फेंगजी द्वारा पटाया गया नया सुपर डोलू है। उसने सेक्ट मास्टर की चालबाजी की मन ही मन तारीफ की और चुपचाप उस बिल को पास कर दिया। भविष्य के सुप्रीम एल्डर को फ्री में खाना खिलाना तो फायदे का ही सौदा है। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना। समझते थे कि वो मार्शल सोल हॉल, वुहुन हॉल का सबसे उपेक्षित